एवरीवन, जय हिंद। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अद्वैत एजुकेशन पावर्ड बाय गेट एकेडमी, स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्रीएम्बल, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना या फिर उद्देशिका भी इसे कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक लाइन बोलना चाहती हूँ जिससे कि आप थोड़े से मोटिवेटेड हो जाओ अपनी चीजों को लेके और ज्यादा सीरियस हो जाओ, क्योंकि आपको एक लेवल पर पहुंचना है। तो हमेशा याद रखो कि अपनी मेहनत को इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचाए। और इसी मेहनत को आपको लोगों को बताना नहीं है कि हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आपको बस करते रहना है। मेरे वीडियोस देखिए, आपको कई चीजें समझ में आएंगी। अगर कुछ चीज नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे फेसबुक पर, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और वहां आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज प्रीएम्बल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है संविधान के हिसाब से, मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। काफी चीजें आपको इसमें सीखने को मिलती हैं। देखिए क्या होता है कि सपोज आप जब कोई एक सामान को घर पे खरीद के लाते हो तो उसके साथ में हमेशा आपको एक मैनुअल मिलता है जिसमें ये चीजें लिखी होती हैं कि आपको उस पर्टिकुलर चीज को यूज कैसे करना है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी होती है। तो सेम प्रीएम्बल को भी हम एक मैनुअल की तरह यूज कर सकते हैं कि हर एक लॉ के साथ, हर एक कानून के साथ में एक प्रीएम्बल आता है। उसमें ये चीजें लिखी होती है कि जो इतनी बड़ी संविधान की किताब है उसके समराइजेशन की क्या चीजें उस संविधान ने हमें दी है। अब उस किताब को तो हर कोई नहीं पढ़ सकता। आज की डेट में हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई बोलेगा उस लॉ बुक को उठाकर आप पढ़ो, तो क्या आप पढ़ सकते हो या मैं पढ़ सकती हूँ? नहीं, हम नहीं पढ़ सकते। उसे सिर्फ ग्रेट एडवोकेट्स ही हैं जो उसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक प्रीएम्बल को पढ़ेंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि ओके, हमारा देश इस तरह का है, संविधान ने हमें ये चीजें प्रोवाइड की है। ये हर चीज आपका उस प्रीएम्बल में दिया होता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। संविधान का जो पहला पेज होता है, एक सिंगल पेज में आपका प्रीएम्बल दिया होता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज आपको ये जाननी है कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन था वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वर्ल्ड में जिसने प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया था। तो प्रीएम्बल को आप क्या कह सकते हो कि एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपका। जो संविधान का इंट्रोडक्शन जो है वो कौन देता है? एक प्रीएम्बल देता है, एक परिचय देता है हमारे संविधान के ऊपर में। अब देखिए, मैं आपको पहले प्रीएम्बल दिखाती हूँ। देखिए ये आपका इंग्लिश में है, सेम चीज आपका हिंदी में, बिकॉज जब हमारा संविधान बना था तो वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया था। ये चीजें अभी इसको आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्हाट आई वांट कि आप लोग बड़े से बड़ी एग्जाम को क्लियर करो और जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे और अगर इंटरव्यूअर स्मार्ट रहा तो हो सकता है वो आपको ये पूछ ले कि डू वन थिंग, आप बताइए कि प्रीएम्बल क्या है हमारे संविधान का, और आपको बोल देगा प्रीएम्बल लिख के दिखाओ। एंड ऑल्सो एज एन इंडियन सिटीजन आपको आपका प्रीएम्बल याद होना चाहिए। इसे याद कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और फिर याद करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट इसमें जो वर्ड्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ जिससे कि आपको चीजें थोड़ी समझ में आए। देखिए सबसे पहला वर्ड है यहाँ पे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और सेम चीज हिंदी में लिखा है, हम भारत के लोग। इसका मतलब ये सोर्स है कि इस संविधान को बनाया किसने है? इसको भारत के लोगों ने बनाया है। किसके लिए बनाया? भारत के लोगों के लिए बनाया है। ये चीज है कि हमारे ऊपर में अब कोई और ब्रिटिश का शासन नहीं है, किसी और कंट्री का कोई शासन नहीं है। अब जो इंडियंस हैं वो क्या है? फ्री हैं, वो सॉवरेन है। तो अब देखिए इसमें बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, ये 5 वर्ड्स हैं। सेम यहाँ पे भी देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक एंड गणराज्य। जब हम एक एक करके देखेंगे इनको कंपोनेंट्स में तब इनके मतलब को समझेंगे। इसके अलावा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, हिंदी में चीजें दी हुई है, न्याय, स्वतंत्रता, समता और राष्ट्र की एकता और अखंडता। इसके अलावा जो चौथा पार्ट है वो रहेगा हमारा कि इस संविधान को हमने अडॉप्ट कब किया। तो इसको अडॉप्ट किया हमने 26 नवंबर 1949 को। सेम आपके इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। मैंने इसीलिए इसको समराइज कर दिया कि आपको
चीजें पता हो जानी चाहिए कि हाँ ये वर्ड्स हैं, क्योंकि यही प्रियम्बल है, इन्हीं वर्ड्स के मतलब क्या है उसी को ही आपको पढ़ना है, वही चीज एग्जाम में पूछी जाती है और इससे ही आपका पूरा संविधान भी आपको समराइज होकर समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए, हमने सबसे पहले क्या देखा कि प्रियम्बल क्या होता है कि एक इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा जो अमेरिका का प्रियम्बल है दैट वाज द फर्स्ट, जो कि किससे स्टार्ट हुआ था, जो अमेरिका का संविधान है वो वर्ल्ड का पहला संविधान था जो एक प्रियम्बल से स्टार्ट हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रियम्बल बेस किस पर है? बेस का मतलब ये होता है कि एक्चुअली इसके बारे में सोचा किसने। तो ऑन 13th दिसंबर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी यहाँ पे, तब 1946 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया संसद में। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूं इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तरीके से कि हमारा जो देश है वो कैसा होना चाहिए। अब हम संविधान लिखने वाले हैं तो ऑब्वियसली बहुत सी ऐसी चीजें जो हमें दिमाग में रखनी होगी और उस तरह से हमें हमारे संविधान को प्रिपेयर करना होगा। तो वो क्या क्या चीजें थी वो सब आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर में थी और इसी को ही फिर हमने क्या बना दिया, बेस बना दिया किसका, हमारे प्रियम्बल का। एक समराइजेशन इसी का ही हमने प्रियम्बल को दे दिया। अब प्रियम्बल को मूव, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो कब और ड्राफ्ट और मूव हुआ, ऑन 13 दिसंबर 1946। किसने किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब प्रियम्बल को हमने एडॉप्ट कब किया? तो प्रियम्बल एडॉप्ट हमने अपनाया कब प्रियम्बल को? ऑन 22 जनवरी 1947। तो इस दिन हमने क्या किया, हमारे इस प्रियम्बल को अपना लिया कि हाँ हमारा जो उद्देशिका है वो कुछ इस तरह का होगा। एक और चीज याद रखना है कि कई बार आपको क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि एक पर्टिकुलर आपको लाइन दे देगा और बोलेगा कि बताइए किस ग्रेट लीडर ने इस लाइंस को बोली है। तो सेम प्रियम्बल के लिए आपको बोल सकता है कि प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये किसने कहा है? तो आइडेंटिटी कार्ड है ये हमारे संविधान का। ये N.A. पालखीवाला करके एक बहुत ही ग्रेट एडवोकेट थे जो कि हमारा केशवनंद भारती केस के टाइम पे इनका काफी नाम चला था। उन्होंने इस केस को देखा था तो इन्होंने ये लाइन कही थी दैट कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड आप किसको मानोगे? प्रियम्बल को मानोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम देखते जाएंगे फटाफट क्या है। तो सबसे पहले कंपोनेंट्स जो मैंने बताया, तो पहला कंपोनेंट है सोर्स। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे हम सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये कि हमने किसको सोर्स बनाया, अथॉरिटी कौन है हमारे संविधान का? वो है लोग, पीपल ऑफ इंडिया। हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये ऑर्डर दिया कि आप हमारे लिए एक संविधान बनाओ जिससे ये देश को हम क्या करेंगे, रूल करेंगे, यहाँ के लोगों को हम रूल करेंगे। तो हमने ऑथराइज कर दिया, ये चीज समझ में आई। ये था आपका सोर्स। अब डेट ऑफ एडॉप्शन, हमने एडॉप्ट कब किया? तो हमने अभी प्रियम्बल में देखा था ऑन 26 नवंबर 1949 को हमने हमारे संविधान को क्या किया, एडॉप्ट किया, हमने अपना लिया हमारे संविधान को। हाँ, लागू कब किया देश में? लागू अगर कोई पूछता है आपको, कमेंसमेंट वो किया हमने ऑन 26 जनवरी 1950। ये डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज भी करती हैं, तो इन्हें आप लिख कर रखिए और बार बार रिपीटेडली इन्हें पढ़िए। देन नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। अब नेचर कैसा रहेगा? इंडियन स्टेट का मतलब ये है कि एक राज्य नहीं, इंडियन स्टेट का मतलब एज इंडिया, ये जो हमारा भारत है, तो इसका नेचर कैसा रहेगा, किस तरह का भारत हम चाहते हैं, किस तरह के भारत का जो सपना है वो ग्रेट लीडर्स ने देखा था वो चीज। तो व्हाट दे वांट कि हमारा जो इंडिया है बहुत ज्यादा सॉवरेन होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही सबसे हेड है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही इंडिया में सारे लॉज बनेंगे और उसी तरह से इंप्लीमेंट होंगे। दूसरी चीज है सोशल। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि समाजवादी। यहाँ पे बहुत हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, हर कोई यहाँ पे बराबर है, समानता है हर चीज की, ये होता है आपका सोशलिज्म। उसके बाद में यहाँ पे है आपकी डेमोक्रेसी। जो हमारा देश है बहुत ज्यादा क्या है, डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रात्मक है। मतलब जो यहाँ लोग लीडर्स जो बने हैं वो उनको किसने बनाया? उन्हें लोगों ने बनाया। तो फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। ये क्या होता है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ
डेमोक्रेसी। वैसे ये डेफिनेशन भी इनकम्प्लीट है, कैसी इनकम्प्लीट है मैं आपको आगे के लेक्चर्स में समझाऊंगी। तो देखिए डेमोक्रेसी हो गया। देन रिपब्लिक, हमारा देश रिपब्लिक है, मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है वो एक इलेक्टेड पर्सन है, ना कि कोई मोनार्क। कोई राजा तो हमारे हेड नहीं है, वो कौन है? प्रेसिडेंट है, जो हर 5 साल में क्या होते हैं? इलेक्ट होते हैं। उसी बाद में ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है? हमारे संविधान के ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये होता है कि संविधान लिखा क्यों गया है? लोगों के लिए। तो ऑब्वियसली संविधान में कुछ राइट्स होंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि प्रॉफिटेबल हो, किसको? लोगों के लिए। तो वही ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो वो हो सकते हैं क्या? जैसे कि जस्टिस मिलना चाहिए लोगों को, इक्वालिटी होनी चाहिए, यहाँ हर कोई बराबर है, लिबर्टी, हमारे पास में स्वतंत्रता होनी चाहिए सोचने की, हमारे थॉट्स को लोगों के सामने प्रस्तुत करने की लिबर्टी होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेटर्निटी, बंधुत्व होना चाहिए, यहाँ पे अखंड भारत जो है हमारा वो हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। तो ये है हमारे ऑब्जेक्टिव्स, आप बोल सकते हो उद्देश्य है ये हमारे संविधान के। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स हमारे। अब देखिए हमारे प्रियम्बल को आज तक एक ही बार अमेंड किया गया है, सिर्फ एक ही बार इसको संशोधित किया गया है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। यह हुआ था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जो किया था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ था, और उसमें 3 नए वर्ड्स ज्वाइन किए गए। तो जब प्रियम्बल हमारा बना उस टाइम पे ये वर्ड्स उसमें नहीं थे, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। हिंदी में कहते हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये जो 3 वर्ड्स हैं इनको बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इन्हें इंदिरा गांधी ने जोड़ा था। अब देखिए ये जुड़ा इतने टाइम के बाद में है, लेकिन क्या इसका मतलब ये तो नहीं है कि जब संविधान बना तो उस टाइम के जो फाउंडिंग फादर्स थे उनके दिमाग में क्या ये शब्द नहीं थे, लेकिन रीजन ये था कि तुरंत इंडिपेंडेंस के बाद में अगर इन वर्ड्स का यूज किया जाता तो कहीं ना कहीं इनके मीनिंग कुछ अलग निकलते। तो इसलिए फाउंडिंग फादर ने एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट डाला हमारे संविधान में अमेंडमेंट का, कि संशोधन आप कर सकते हो चीजों का, और उस तरह से हमने संशोधन करके ये 3 वर्ड्स को यहाँ पर ऐड कर दिए। चलिए इसके अलावा और एक चीज आपको प्रियम्बल के बारे में पता होनी चाहिए कि प्रियम्बल नॉन जस्टिसिएबल है। इसका मतलब यह है कि ये कानून के दायरे में नहीं आता, इसमें कोई जो भी शब्द लिखा है तो उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। यही रीजन था कि इंदिरा गांधी जी ने इसे अमेंड करके 3 वर्ड्स डाल दिए। इट डज नॉट प्रोवाइड और लिमिट द पावर ऑफ द 3 ऑर्गन्स। तो हमारे सोसाइटी में जो 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, तो ये तीनों के जो पावर्स है ना ही उन पावर्स को कंट्रोल करता है और ना ही उन्हें बहुत ज्यादा पावर्स देता है प्रियम्बल। तो इस चीज को भी याद रखना है। और अगर बाई चांस कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है कि प्रियम्बल आपका सही है या फिर फंडामेंटल राइट में कोई चीज दी हुई है जो इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करती है वो सही है, अगर कहीं ऐसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं तो हमेशा जो आपका फंडामेंटल राइट है उसी को ही मेन माना जाएगा। चलिए अब एक एक शब्द को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है एक इंडिपेंडेंट कंट्री, मतलब कि हमारी कंट्री के ऊपर में सिर्फ लॉ ही है जो कि किंग है। लेक्स रेक्स कहते हैं ना, लॉ इज द किंग। लॉ कहाँ लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, मतलब कि जो संविधान है वही हमारा सबसे ऊपर में है। जो एक टाइम पे क्राउन रूल था, हम ब्रिटिशर्स के अधीन में थे, लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा देश बहुत ज्यादा क्या है? सॉवरेन है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इंडिया जो है अब वो दूसरी कमिटीज में है, जैसे यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस में, या कॉमनवेल्थ में, इसमें भी हम ज्वाइन हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जो लीडर्स हैं, उनके जो हेड्स हैं, तो उन्हें ये पावर मिल जाती है कि वो हमारे इंटरनल अफेयर्स में टांग अड़ाएं। तो वो ऐसा नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं दोनों चीजें क्या हैं आपकी? बहुत अलग हैं। कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, जो कि मैं बता चुकी हूँ। इट इज फॉर्म बाय द पीपल ऑफ इंडिया। हमारा जो संविधान है वो यहाँ के लोगों ने बनाया है। और पीपल से मैं टेक्निकली वर्ड क्या कह सकती हूँ? एज पीपल। सिर्फ लोग नहीं, कॉमन मैन नहीं, बिकॉज संविधान को कॉमन मैन ने नहीं लिखा है। संविधान को कौन लिखा है? वो लोग लिखे हैं जो पार्लियामेंट में बैठते थे, राइट। तो टेक्निकली मैं पीपल का मतलब क्या बोलूंगी? पीपल इन दी पार्लियामेंट, जो वहां पे है। तो ये होता है आपका सॉवरेन। अब देखते हैं हम सोशलिस्ट, समाजवादी। देखिए सोशलिस्ट वर्ड जो है इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था। अब देखिए सोशलिज्म का मतलब 2 तरीके से निकाला जा सकता है। एक जो कार्ल मार्क्स की जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म थी वो अलग थी, और जो हमारे इंडिया में जो सोशलिज्म है वो अलग है। जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म है वो कहाँ पे है? आपकी चाइना, रशिया, ये सब में आपका कम्युनिस्ट शासन है वहां पे, और वहां पे इन चीजों को बहुत
मायने रखे जाते हैं। वहां ये है कि वहां इक्वालिटी है, वहां कोई रिच नहीं, कोई पुअर नहीं, हर कोई बराबर है, कोई प्राइवेट लैंड ओन नहीं कर सकता, हर किसी को समानता है। हमारे यहाँ पे भी इक्वालिटी है, लेकिन उसकी मीनिंग अलग है। यहाँ पे सोशलिज्म का मतलब ये है कि हम अपॉर्चुनिटीज जो है वो सबको बराबर की देंगे। ओके, कम्युनिस्ट सोशलिज्म क्या बोलता है कि किसी के पास कम पैसा, किसी के पास ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, सब लोग क्या है, बराबर है, सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी होना चाहिए। इंडिया में ये बोलते हैं हम कि अपॉर्चुनिटीज जो है वो सबके पास बराबर होनी चाहिए। अब वो उस अपॉर्चुनिटी का मैं कैसे यूज कर रही हूँ, उस अपॉर्चुनिटी का आप कैसे यूज कर रहे हो, ये हम पर डिपेंड करता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। सिर्फ यही रीजन था कि अंबेडकर जी ने इंडिपेंडेंस के टाइम पे सोशलिज्म वर्ड को नहीं जोड़ा था संविधान में, क्योंकि उस टाइम पे जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म थी वो बहुत ज्यादा हावी थी इस, बोलना चाहिए, वर्ल्ड के ऊपर में, एंड दैट इज द रीजन उन्हें इस वर्ड को उसमें नहीं जोड़ा गया। अब देखिए, जो हमारे इंडिया में जो सोशलिज्म है, तो ये किसके थॉट्स है, ये महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू लोगों की जो फिलॉसफीज थी, तो उसके हिसाब से कि अपॉर्चुनिटीज आप क्या करो, सबको बराबर की दो, टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, कि जो आप स्टेट बना रहे हो, जो आप इंडिया चाहते हो, ये एक बहुत ही वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, लोक हितकारी में होना चाहिए। कहने का मतलब है कि यहाँ कोई पॉवर्टी ना हो, इलिटरेसी ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो। आज तो है, भले ये सब चीजें तो आज भी हैं, लेकिन धीरे धीरे ही इन चीजों को हटाया जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ कहने का यही मतलब है कि सोशलिज्म को सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जोड़ा गया। हमारे यहाँ कार्ल मार्क्स की सोशलिज्म नहीं है, हमारे यहाँ महात्मा गांधी की सोशलिज्म है, टू स्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। अब जो नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज सेक्युलर, जिसको कहते हैं हिंदी में पंथ निरपेक्ष होना। तो सेक्युलर वर्ड को भी हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जोड़ा था। सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि जो हमारा ये इंडिया कंट्री है, तो ये सेक्युलर है, मतलब इसका खुद का कोई रिलीजन नहीं है। यहाँ जो गवर्नमेंट है तो वो कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन, कोई एक पर्टिकुलर कास्ट को कभी भी फेवर नहीं कर सकती। हर कोई यहाँ पे बराबर है कि जो चाहे आप अपने रिलीजन को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, आप उसे प्रोपगेट कर सकते हो। उससे रिलेटेड अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं अगर, तो आप उनको मैनेज कर सकते हो। आपके पास फ्रीडम है, हर पर्टिकुलर पर्सन के पास में इस चीज की फ्रीडम है। बाई चांस अगर कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी भी रिलीजन के बीच में, तब स्टेट इंटरफेयर करेगी, तब गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी और उसमें फिर बदलाव करेगी उनके लॉज में। तो इसे ही कहते हैं कि हमारा कंट्री क्या है, बहुत ज्यादा सेक्युलर है। बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो एंटी सेक्युलर होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं फ्रांस की, तो फ्रांस में आप पब्लिकली सेक्युलरिज्म को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ऐसे और भी दूसरी कंट्रीज है, लेकिन हमारा इंडिया ऑब्वियसली बहुत महान है और बहुत ज्यादा सेक्युलर भी है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज डेमोक्रेटिक, जिसे कहते हैं जनतंत्र, मतलब कि पीपल रूल। यहाँ पे जो इलेक्टेड हेड होगा तो वो इलेक्ट कैसे होगा, इलेक्शंस के थ्रू। इलेक्शंस में हम क्या करते हैं, वोट करते हैं, और वोट करेगा कौन, जो नॉर्मल पीपल है, जो कॉमन पीपल है, विदाउट एनी कास्ट, रिलीजन, सेक्स, रेस, ये सब से हटकर जो भी पर्सन है, तो वो क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं और इलेक्ट कर सकते हैं जो हमारे देश को चलाएगा। हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है जो कि 18 ईयर्स है। अब बताइए, ये भी गजब की बात है कि आपको देश चलाने के लिए अगर किसी को इलेक्ट करना है तो वो आप 18 ईयर्स के बाद में आप चुनाव कर सकते हो, लेकिन शादी आप 21 साल के बाद में कर सकते हो। नाउ जस्ट यू ओनली इमेजिन कि ज्यादा मुश्किल क्या है। ओके, तो ये है हमारा डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट फॉर्म बाय विल ऑफ द पीपल। जो लोग कहेंगे वही आपका हेड होगा। नेक्स्ट है रिपब्लिक। अब देखिए, डेमोक्रेसी को ही मैं सब पार्ट में बना सकती हूँ। एक होता है मोनार्की, एक होता है रिपब्लिक। तो मोनार्की मतलब क्या होगा, जो हेरिडिटरी हेड हो। हेरिडिटरी हेड का मतलब ये होता है कि जो राजा था तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस तरह की कहानी हम सुनते थे पहले। तो ये था आपका मोनार्की, जो पहले ये चीजें चलती थी। लेकिन आज की डेट में क्या है हमारे यहाँ पे, रिपब्लिक। तो देखो, मोनार्की कहाँ थी आपकी, ब्रिटेन में, आज भी है। वहां पे जो मेन हेड है वो कौन है, जो क्वीन और किंग की जो फैमिली चलते आ रही है, तो वही आपके हेड होते हैं स्टेट के, मतलब उस कंट्री के। लेकिन हमारे इंडिया में है रिपब्लिक, कि हमारा यहाँ जो हेड है वो क्या है, आपका एक इलेक्टेड वन है, जो हर 5 साल में इलेक्ट होगा। अगर अच्छे से काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो हम उसको निकाल देंगे।
तो द हेड ऑफ द स्टेट इज द इलेक्टेड एंड फॉर द फिक्स्ड पीरियड। फॉर एग्जाम्पल आप यूएसए बोल दो, आप इंडिया बोल दो, जो एग्जाम्पल आप चाहो आप बोल सकते हो। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो राइज होता है दैट इज, क्या प्रियम्बल आपके संविधान का पार्ट है और क्या आप इसको अमेंड कर सकते हो? तो जब ये अमेंड हुआ, इसके पहले ये दो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके क्या जवाब दिए उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहला केस हुआ था बेरूबरी केस। सबसे पहला केस था आपका बेरूबरी यूनियन एंड द एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो आर्टिकल 368 है, एक आर्टिकल 368 होता है जो कि पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि आप संविधान को अमेंड कर सकते हो, आप संविधान को संशोधित कर सकते हो। ये वाली जो पावर है ये आर्टिकल 368 में लिखी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, लेकिन जो प्रियम्बल है वो आपका संविधान का पार्ट नहीं है और उससे आप अमेंड नहीं कर सकते। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कब? बेरूबरी केस में कहा। ये केस क्या है मैं आपको जब अलग से इसके ऊपर लेक्चर्स बनाऊंगी और एक पर्टिकुलर कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं इंडिया के, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इस केस में आपको सिर्फ इतना ही जानना है समराइज फॉर्म में कि प्रियम्बल जो है वो आपका पार्ट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का और उसको आप अमेंड नहीं कर सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने गलती कर दी। उन्हें ये नहीं समझ आया कि संविधान जिस प्रोसीजर से बना है, प्रियम्बल भी तो उसी प्रोसीजर से बना है। भाई प्रियम्बल क्या है? संविधान का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो कहीं ना कहीं प्रियम्बल क्या हो गया? आपका संविधान का ही तो पार्ट हो गया। तो ये चीज इन्हें समझ में आई इन केशव नंद भारती केस में। इसमें इन्होंने कहा कि कोई और पार्ट की तरह प्रियम्बल भी आपका संविधान का ही पार्ट है और आप उसको अमेंड कर सकते हो आर्टिकल 368 के तहत। अब चाहो तो अमेंड कर सकते हो प्रियम्बल को भी, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, क्या कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है या बेसिक फीचर्स जो है हमारे संविधान के वो अमेंड नहीं होने चाहिए। अब बेसिक फीचर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिस पर ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा टिका हुआ है। जैसे मैं अगर बोलूं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ओके, आप उसको नहीं हटा सकते। आप कम्युनल इलेक्टोरेट तो नहीं दे दोगे ना किसी को, वो एक चीज हो गई। देन सेकेंडली अगर मैं बोलूं तो से सिंगल सिटीजनशिप, तो आप यहाँ पे स्टेट की अलग सिटीजनशिप, सेंटर की अलग सिटीजनशिप, जैसे कि कनाडा में है, यूएस में, तो ये चीज आप यहाँ पे नहीं कर सकते। देन इसके बाद में बेसिक स्ट्रक्चर्स में आएंगे, जो भी आपके राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, आप उनको स्नैच नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है? आपके बेसिक फीचर्स। और भी बहुत सारे बेसिक फीचर्स है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो आप चाहो तो संविधान को अमेंड करो, लेकिन तरीके से करो, ऐसे करो कि उसके बेसिक फीचर्स हटना नहीं चाहिए। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और इसी के तहत जब ये केशव नंद भारती का जब केस का रिजल्ट आया, तो उसके बाद में ही 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत हमने प्रियम्बल को भी क्या कर दिया? अमेंड कर दिया और 3 वर्ड्स जोड़ दिए। लेकिन इस पर बहुत ज्यादा बवाल इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि कहीं पे भी ये वर्ड्स से हमारी बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो खराब नहीं हो रही थी। 3 क्या वर्ड्स थे आपके? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। तो तीनों आपके पॉजिटिव वर्ड है। कहीं ना कहीं प्रियम्बल को और कॉन्स्टिट्यूशन को एक स्ट्रेंथ दे रहे थे ये वर्ड्स, और इसीलिए इनको यहाँ पे रखा गया, इन्हें चेंज नहीं किया गया। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर ऑन प्रियम्बल। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। मेरे लेक्चर को आप देख लोगे, इसके बाद आपको किसी और का कोई भी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। मैंने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे आपको कवर करा दिए। कुछ भी डाउट रहे तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग।